नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। क्या आप जानते हैं का यह पहला क्लास है और आज के इस क्लास में हम जानेंगे आशफा के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। हम जानेंगे कि इसका प्रावधान क्या है, वर्तमान समय में यह चर्चों में क्यों है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि आशपा क्या है। तो आशपा का जो पूरा नाम आता है, आशपा को हम लोग हिंदी में कहते हैं सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अध्यादेश। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसका ये हिंदी और इंग्लिश में पूरा नाम आता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपने बताया कि 1942 में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उसी दौरान अंग्रेजों ने एक प्रकार का कानून बनाया था कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार के चरमपंथी उग्रवादी अगर दिखते हैं तो उनको किसी भी स्थिति में गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उन्हें गोली भी मारा जा सकता है और जो सैनिक उनको गिरफ्तार करेगा या गोली मारेगा उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो इसी चीज़ को, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आशफा कानून की शुरुआत जो होती है यहीं से होती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए कानून का ही प्रतिरूप है। यानी कि 1942 में अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसी कानून को मॉडिफाई करके इसे बनाया गया है। अब इसे भारतीय संविधान के द्वारा कब लागू किया गया, तो इसे सितंबर साल 1957 को अधिनियमित किया गया। यानी कि जो 1942 में अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसे ही मॉडिफाई करके साल 1957 में अधिनियमित किया गया और मई साल 1958 में इसे लागू कर दिया गया। तो आपको अब मोटा मोटा खाका पता चल गया होगा कि यह कानून कैसे क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो यह कानून ऐसे क्षेत्रों में लागू होते हैं जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ, जहाँ पर नक्सलाइट गतिविधियाँ अधिक होती हैं, उन क्षेत्रों में यह कानून लागू किया जाता है। खास करके नक्सलाइट गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य हैं वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अक्सर करके आप लोगों ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों ने इस कानून के बारे में सुना होगा। अब आगे की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत जितने भी सुरक्षा बल हैं, अब यहाँ पे सुरक्षा बलों में एक आर्मी आता है और एक आता है अर्धसैनिक बल। तो इसमें दोनों आर्मी हो या अर्धसैनिक बल हो, उनको निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जो सबसे पहली शक्ति ये है कि यह बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्र में, किसी जिस क्षेत्र में उन्हें लग रहा है कि शंका है कि यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट होने वाला है, तो उस क्षेत्र में बिना किसी सूचना के प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं, किसी के घर में भी घुस कर उनकी तलाशी ले सकते हैं और उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं बिना किसी सूचना के। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिन क्षेत्रों में आसपा कानून लागू होता है वहाँ पर जब सेना पहुँचती है तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, न किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है कि हमें ऊपरी हाई कमीशन को जवाब देना होगा। इस प्रकार की चीज़ों से बिल्कुल क्या होती है, मुक्त होती है। दूसरा जो इसको अधिकार प्राप्त होता है वह अधिकार है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमित आवश्यकता पड़ने पर इसे गोली चलाने का भी, यानी कि सेना को गोली चलाने का भी अधिकार है। आप सामान्य परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि जहाँ पर आसपा कानून नहीं लगता है वहाँ पर गोली चलाने के लिए आदेश लेना पड़ता है, लेकिन जहाँ जिन जिन क्षेत्रों पर आसपा कानून लगा होता है वहाँ पर सेना गोली भी चला सकती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर उनके गोली से किसी की जान भी जाती है तो सेना को किसी भी प्रकार की कार्रवाई सेना के ऊपर नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से इन्हें छूट या इन्हें की इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाती है जहाँ पर आसपा कानून लगाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बता दिया कि यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में इसका प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे इसमें है कि इसके अलावा, अगर मतलब इसके अलावा की बात है कि इन जो कंडीशन मैंने बताया, जो आपको बताया कि ये सारे कंडीशंस आर्मी से या अर्धसैनिक बल को प्राप्त होते हैं, इसके अलावा विद्रोही अभियान के विरुद्ध सुरक्षा बलों के द्वारा किए गए किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति पर उन पर मुकदमा चलाने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता यदि विशेषाधिकार से क्षेत्रीय निवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त होता है तभी हो सकती है, अन्यथा उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मानवाधिकार या किसी भी प्रकार के कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका विरोध और इसमें वर्तमान समय में चर्चा के मुद्दे क्या हैं। तो आपने पता है कि जिन जिन क्षेत्रों में आसपा कानून लागू हुआ है वहाँ पर आसपा का काफ़ी अधिक विरोध हुआ है
और इस विरोध की समीक्षा करने के लिए साल 2004 में यानी कि नवंबर साल 2004 में बीपी जीवन रेड्डी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपना रिपोर्ट जून साल 2005 में प्रस्तुत किया। और इस समिति ने ये चीज़ क्या कि यह कानून पूर्ण रूप से क्या है, खराब है, अच्छा नहीं है। यह लोगों के जनजीवन को, लोगों के जीवन की रक्षा, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो हम आर्टिकल 21 की बातें करते हैं, उसका हनन करता है। अतः इस कानून को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। परंतु केंद्र सरकार ने इनकी रिपोर्ट को पढ़ा और इनकी रिपोर्ट की सिफारिशों को निरस्त कर दिया, यानी कि अनसुना कर दिया और उसको यथावत बनाए रखा। अभी हाल ही में अगर बात किया जाए तो हाल ही में आपका है कि सेकेंड एआरसी की 5वीं रिपोर्ट ने भी इसे निरस्त करने का हवाला दिया, यानी कि सिफारिश किया है। परंतु वर्तमान समय भी केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये वर्तमान समय में चर्चे के मुद्दे हैं। आगे आपका है कि अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए कि आसपा कानून का अधिकार शुरुआती दौर में किसके पास था और वर्तमान में किस पे है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे साल 1958 में लागू किया गया। और जब साल 1958 में इसे लागू किया गया तो इसे लागू करने का अधिकार किसके पास था, राज्य सरकार के पास था। परंतु साल 1972 में एक संशोधन करके यहाँ पर इसे लागू करने का पूरी शक्तियाँ किसके पास दे दी गई, केंद्र सरकार के पास दे दी गई। अब यहाँ पे ये चीज़ कहा जाता है कि जो राज्य में राज्यपाल होता है वह क्या होता है कि केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और राज्य इस प्रकार से राज्य की सारी गतिविधियों का नियंत्रण राज्यपाल के पास। और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं तो राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से अब जो आसपा कानून की शक्तियां हैं साल 1972 से लागू करने का जो शक्ति है किसके पास हो गया है, केंद्र सरकार के पास हो गया है। और यहाँ पर यह कहा जा सकता है केंद्र सरकार कभी भी अगर उसे लगे किसी राज्य में आंतरिक स्थितियाँ खराब हो रही हैं, वहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर केंद्र सरकार कभी भी किसी भी वक्त आसपा कानून को वहाँ पर लागू कर सकती है, घोषित अशांत एरिया घोषित कर सकती है। तो यही चीज़ है कि शुरुआती दौर में जब यह लागू किया गया था तो यह शक्ति राज्य सरकार के पास थी, लेकिन साल 1972 में ये शक्ति केंद्र सरकार को दे दी गई। तो दोस्तों ये था आसपा कानून के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यह पहला क्लास था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आसपा कानून के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी क्या आप जानते हैं कि सेकेंड क्लास में।